હવે આટલી સરસ વાત થયા પછી નવનિયુક્ત પ્રમુખને સાંભળવાની સૌની ઈચ્છા હશે, જેમને જોતા જ મિત્ર ભાવ જાગે, જે એકદમ સરળ, સાલસ, મૃદુ ભાષી, એકદમ અસરકારક વક્તા. એટલે એમની સામે બોલવું એટલે તો બહુ વાર વિચારવું પડે. આજે મારે માસ્ટર ઓફ સેરેમની કરતા પણ બહુ વિચારવું પડે છે. એકદમ ઓલરાઉન્ડર, માસ્ટર ઓફ ઓલ. આખા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ ક્ષેત્રની યાત્રા કરવા માટે આપણે સૌએ તૈયાર રહેવાનું છે. તો ચલો સીટ બેલ્ટ બાંધી લો અને આપણા નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ શ્રી રૂપિનભાઈ પચ્ચીકરને આવકારો. વેલકમ રૂપિનભાઈ પચ્ચીકર, તમારા પ્રતિભાવ માટે અમે રાહ જોઈએ. વેલકમ. થેન્ક યુ ગીતાબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે જે રીતે મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો તો મન અને દિલ ગદગદ થઈ ગયું. આપના શબ્દને હું સાકાર કરી શકું, प्रभु એટલી શક્તિ આપે, એ જ હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. आज के हमारे समारंभ के कीनोट स्पीकर आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद माननीय सुरेश जी जैन, हमारे प्रांत के अधिकारी और सेक्रेटरी आदरणीय अशोक जी कुलकर्णी, प्रांत के अन्य अधिकारी प्रकाश जी, प्रांत के अधिकारी रंजीत जी चौधरी, हमारे प्रेसिडेंट आईपीपी प्रेसिडेंट, मेरे अजीज दोस्त, कई सालों से हम दोनों प्रेम शारदा और मैं संगीत कुर्सी खेल रहे हैं. कभी वो बैठता है, कभी मैं बैठता हूं, लेकिन ये संगीत कुर्सी की खेल हम कम से कम, मैं मानता हूं 75 से उनकी दोस्ती हुई, इतने सालों से हम खेल रहे हैं. और हमारे बीच की जो दोस्ती है वो कायम रही है. इसी वजह से ही मैं मानता हूं कि हम समाज के लिए भी कुछ न कुछ कर रहे हैं. ऐसे हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री प्रेम शारदा जी और हमारी नई टीम जो गीताबेन ने बताया और अभी अशोक जी ने इंट्रोड्यूस किया, वो हमारे स्ट्रांग लीडर्स भी हमारे साथ हैं और आप सर सदस्यगण. सबसे पहले तो मैं प्रेम शारदा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 4 साल में भारत विकास परिषद को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया. एक नई केड़ी गंडारी है. मेरा काम तो ये केड़ी पे भारत विकास परिषद को आगे ले जाना है. उन्होंने एक केड़ी गंडारी है, वो केड़ी को मुझे डामर का रोड बना के सड़सड़ाट आगे निकल जाना है. तो मैं मानता हूं कि मेरा काम थोड़ा आसान तो है, लेकिन कोई भी काम जनरली इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं. सहयोग के बिना सफलता नहीं मिलती, और इसी वजह से मैं मानता हूं कि आप सहयोग, सबका भी सहयोग मुझे मिलेगा तो जरूर हम ये कार्य भी सफल कर सकेंगे, इस साल को भी सफलता प्रदान कर सकेंगे. मुझे विश्वास है कि आप सबकी कोशिश की वजह से ही ये काम हम सब कर सकेंगे. मित्रों, आज का जो काल है, कोरोना काल, बहुत ही विपरीत काल है, बहुत ही कठिन काल है. और ये अपना जो शत्रु है ना, अदृश्य है. एक हमारे फिल्म जगत में एक मिस्टर इंडिया करके फिल्म आई थी. इसमें मिस्टर इंडिया अदृश्य आदमी था. वो कहीं भी जाके किसी को टपली मार देता था. ये जो नया कोरोना है वो भी अदृश्य है, और वो मिस्टर वर्ल्ड है. कहीं पे भी जाके टपली मार देता है, पता नहीं चलता. इसलिए मैं मानता हूं कि हमें सजग रहने की जरूरत है. और ऐसे कपड़े काल में हमें क्या करना है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये कोरोना काल में तो प्रेसिडेंट बन रहा है, तो कैसे होगा काम. इनका सवाल तो लाजवाब था, लेकिन उनके सवाल ने मुझे एक पुरानी हिंदी फिल्म की पंक्ति याद दिला दी. बहुत ही अच्छा शायर ने लिखा है,
दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। तो ये उलझी राह जो हमारे पास आई है उसको संभालने का काम हमें करना है, तभी जाके हम भारत विकास परिषद को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, सबसे पहली बात मेरे हिसाब से ये कोरोना काल में ये है कि हमें जीना है और लोगों को जीने को प्रोत्साहित करना है। जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए मुझे कहते हुए बहुत ही आनंद होता है कि हमारे भारत विकास परिषद के मध्य प्रांत ने एक आयुर्वेदिक किट हमें दी है। 400 रुपए की किट हमें 100 रुपए में मिली है, और वो किट हम सभी सभ्य को बिना कोई चार्ज लिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मेंबर मेरे पास आके मेरी ऑफिस से ये किट कलेक्ट कर सकते हैं। ये किट में कोरोना के सामने हम किस तरह से अपने आप को टिका सके इसकी सामग्री है। मैं आशा करता हूं कि इस ड्राइव में हम जरूर सफल होंगे। मैं मानता हूं कि सबसे पहला काम हमारे ये है कि हमें भारत विकास परिषद को कोरोना मुक्त बनाना है। पहले हम अभी अपनी सभी फैमिली को कोरोना मुक्त बनाए ऐसी उम्मीद के साथ ये किट हम आप सबको फ्री में दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इसका इस्तेमाल करें और हम अपने भारत विकास परिषद को कोरोना मुक्त बनाए। इस काल में जनरली हमारा जो एम रहेगा वो सेवा का ज्यादा रहेगा, और मैं मानता हूं कि हम सेवा के कार्य से ही शुरुआत करेंगे। हमने ये 16 मई को चार्ज लिया है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये मई महीने में, और हमारे भावेश ओझा जी ने प्रस्ताव रखा था और मैंने उसको बोला कि भाई एक डेट आप तय करवा दो, तो उन्होंने अभी रक्तदान केंद्र के साथ बात की है और रक्तदान केंद्र ने 30 मई की तारीख हमें दी है। 30 मई तारीख को सुबह 11 से 1 बजे तक रक्तदान केंद्र उधना में हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, वहीं से कार्य की शुरुआत होगी। दूसरा काम जो हमने सोचा है वो वैक्सीन सेंटर का भी सोचा है। वैक्सीन सेंटर की शुरुआत करेंगे और जो डाउन टोडन लोग हैं उसको हम वैक्सीन दिलाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, आजकल जो कोरोना के सामने प्लाज्मा का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते, लेकिन हम एक लिस्ट बनाएंगे और ऐसे लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ है वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार है, तो इसका एक लिस्ट बना के हम सबको देंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि हम सभी सभ्य प्लाज्मा डोनेशन के एक ऐसे अधिकारी बने, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा हम झुंबेश निकाले कि हर व्यक्ति अपने ग्रुप में जाके प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। तो एक प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव की हम शुरुआत करेंगे। और उसके बाद ट्री प्लांटेशन। आज कोरोना काल ने हमें महसूस करवा दिया है कि ऑक्सीजन कितनी बड़ी चीज होती है। ईश्वर कृपा से ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलता था इतने सालों तक। अभी ऑक्सीजन का दाम लगता है भाई। ऑक्सीजन के एक सिलेंडर का भाव 15,000 होता है। तो मैं जानता हूं कि हमें भूतकाल में काफी ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम की है, लेकिन इस काल में हमें ज्यादा करना है। मेरे महिला सहयोगी का रंजनबेन पटेल से बात हुई तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 5 प्रकार के वृक्ष ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम अब जब भी
प्लांटेशन का काम करेंगे तो ये 5 वृक्ष को सिलेक्ट करके उसी का ट्री प्लांटेशन करेंगे, सो दैट ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले, हम लोगों को मिले और फ्री में मिले। तो ये ट्री प्लांटेशन का काम भी हमने सोचा है। भारत विकास परिषद ने, हमने अभी गीताबेन ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि भारत विकास परिषद का ध्येय स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत है। हमारा काम ही है कि हम स्वस्थ रहे, हम सबको समर्थ बनाए और हम संस्कारिता का सिंचन करें। समर्थ बनना बहुत जरूरी है और इसी ध्येय को तय करते हुए हमने जो कोई भी माहिती मिली है, हमारे प्रांत से मिली है, हमारे नेशनल सेंटर से मिली है, राष्ट्रीय सेंटर से मिली है, उसकी के आधार पर हमने कई प्रोजेक्ट हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। हमने एक टीम बनाई है। मैं ये टीम में अभी अनाउंस इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक जो कुलकर्णी जी ने बात की वो हमारे पदाधिकारी की बात की, लेकिन हमारे कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमने चेयरमैन बनाए हैं। तो वो उसके बारे में मैं बात करूंगा तो आसान नहीं होगा। पहले तो भारत विकास परिषद की जो 3 नेशनल प्रोग्राम है, इसमें भारत को जानो, हमारे महेश चांदक जी कई सालों से ये काम कर रहे हैं। इस साल भी महेश चांदक जी इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन रहेंगे। एजुकेशन के लिए जैसे हमारे प्रेम जी ने बताया कि प्रोफेसर किरण पंड्या हमारे यूनिवर्सिटी के सदस्य से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर है, उसको एजुकेशन विभाग हमने अलॉट किया है। फिर एक नई बात इस समय हम करने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम हर महीने या 2 महीने चर्चानो चौतरो एवो एक कार्यक्रम કરીશું। આ ચર્ચાના ચોતરામાં એક વ્યક્તિ એક વિચાર રજૂ કરશે અને એનું સંકલન અમારા આ ચર્ચાના ચોતરોના સંચાલક તરીકે અને ચેરમેન તરીકે અમે પ્રોફેસર અપૂર્વ દેસાઈને કામગીરી સોંપી છે। મિત્રો, ચર્ચાનો ચોતરો એટલા માટે કરીએ છીએ, દાખલા કે નેશનલ સિટીઝન રજિસ્ટર, આ નેશનલ સિટીઝન રજિસ્ટરની ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી છે। એવા અનેક ચર્ચા, હું આ તો ઉદાહરણ આપું છું, એવી ઘણી ચર્ચા છે। બંગાળમાં જે થઈ રહ્યું છે તેને માટે પણ ચર્ચા થઈ, દેશમાં આઝાદીને કઈ રીતે આપણે ટકાવી શકીશું એની માટે બી ચર્ચા થઈ શકે। તો આ ચર્ચાનો ચોતરો દર મહિને અમે કરવા માંગીએ છીએ અને એનું સંચાલન એને ચેરમેન તરીકે અપૂર્વ દેસાઈ કામ કરશે। ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા અને ગયા વખતે અમે એકલ ગાન સ્પર્ધા કરી, એમાં અમને છેલ્લા 4 વર્ષથી મહેશ પટેલ અને પ્રતિભા સોની જે અમારા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બી છે, એ બંને જણે અદ્ભુત કામગીરી કરી છે। આ કાર્યક્રમના સંચાલક તરીકે એના ચેરમેન તરીકે ત્યારબાદ પરિવાર સંસ્કાર, મને એમ લાગે છે કે ગીતાબેન સૌથી ઉત્તમ વ્યક્તિ અમારી પાસે નથી। પરિવાર સંસ્કાર એમણે જે કામ કર્યું છે, એમણે એક કાઉન્સિલર તરીકે કામગીરી કરી છે। ફેમિલી કોર્ટમાં કાઉન્સિલર તરીકે અદ્ભુત કામગીરી કરીને લોકોને ફેમિલી બનાવવામાં મદદરૂપ કરી છે। એમણે તલાકને બંધ કરાવ્યા છે, એમણે છૂટાછેડામાં સમાધાન કરાવ્યા છે। પરિવાર સંસ્કારનું કાર્ય અમે ચેરપર્સન તરીકે ગીતાબેન શ્રોફને સોંપ્યું છે। મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે ગીતાબેન શ્રોફ આ બાબતમાં ઉમદા કામગીરી ચોક્કસ કરશે। ત્યારબાદ કોમ્યુનિટી ઇસ્યુઝ માટે અમારા વેટરન સભ્ય બીકે ચોપડાને કામગીરી થઈ છે અને કોમ્યુનિટી માટે જે કંઈ પણ કામ કરવાના હશે તે અમે ચોક્કસ કરીશું। મિત્રો, એક નવો શબ્દ, આમ તો નવો ન કહી શકાય, પરંતુ સેવા શબ્દ એ ભારત વિકાસ પરિષદનું હાર્દ છે। એમાં એક યંગ અને ડાયનામિક વ્યક્તિ રાકેશ જૈનને એ કામગીરી સોંપી છે। એના ચેરમેન તરીકે રાકેશ જૈન રહેશે। મિત્રો, મારે તમને એ કહ્યું છે કે રાકેશ જૈન એ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પૂર્વ ટ્રેઝરર બી છે અને હમણાં ડોનેટ લાઈફ નામની સંસ્થામાં બહુ સક્રિય છે। ડોનેટ લાઈફનો મુખ્ય હેતુ એ ઓર્ગન ડોનેશનનો છે। આ ઓર્ગન ડોનેશનના પ્રચારનું કામ જો મને એમ લાગે છે કે ભારત વિકાસ પરિષદ કરી શકે
તો ચોક્કસ જ આપણે બહુ મોટું કામ કરી શકીશું. આજે છાપામાં સમાચાર છે કે એક ઓર્ગન ડોનેટ થયું અને એને લીધે 6 વ્યક્તિની જિંદગી બચી ગઈ. રાકેશ જૈન આ કાર્યમાં માહિર છે, જાણકાર છે, એટલે આ કામગીરી એમને આપણે સોંપી છે, રાકેશ જૈનને. ત્યારબાદ સ્વાસ્થ્ય, મિત્રો મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ડોક્ટર એસએન કાલિયા જેઓ 3 સ્ટાર હોસ્પિટલના એમડી છે, પોતે ડોક્ટર છે, અને અદ્ભુત કામગીરી આ કોરોના કાળ દરમિયાન એમણે અદ્ભુત કામગીરી કરી છે. કોરોનાના પેશન્ટોને બચાવ્યા છે, નર્સો સાથે કોર્ડિનેટ કરીને એમને લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. એવા ડોક્ટર કાલિયાને અમે સ્વાસ્થ્યના ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરીએ છીએ. ડોક્ટર એસએન કાલિયા પાસેથી ખૂબ ઉમ્મીદ છે. એમની પાસે અમે કોરોના વિશેનું પણ માર્ગદર્શન મેળવીશું, અમે ચર્ચાઓ યોજીશું, એના પરિસંવાદો કરીશું અને બને ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિકલ પણ બનવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જે સહાય બનતી હશે એમાં અમે પ્રયત્ન કરીશું. ત્યારબાદ અમારા ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી અને ખૂબ જ થનગનતા એવા સંજય પંજાબીને અમે લિટરેચર અને સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટના ચેરમેન બનાવ્યા છે. મિત્રો મને કહેતા ખૂબ આનંદ છે કે સંજય પંજાબી બહુ જ વિચારશીલ વ્યક્તિત્વના સ્વામી છે. સંજય પાસે એક ચોક્કસ પ્રકારની ટેગ છે. કોઈ પણ સરસ પુસ્તક વિશે માહિતી આપવાની હોય તો સંજય પાસે એ હોય. મને ખાતરી છે કે આ બુક રિવ્યુનું કામ, કોઈ નવા પુસ્તકોની રિવ્યુનું કામ, તે ઉપરાંત નવા વિચારોનું કામ એ સંજયભાઈ કરી શકશે. અને મને ખાતરી છે કે આપણે દુનિયાને આપણે ભારત વિકાસ પરિષદના પ્લેટફોર્મ પર વેબિનાર દ્વારા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એટલે સંજય પંજાબીને આ ચેરમેનશીપ સોંપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બીજું, ગુરુવંદન, છાત્ર અભિનંદન. આ કાર્ય આપણે ઘણા વખતથી છેલ્લા 4 વર્ષથી ખૂબ અદ્ભુત રીતે કર્યા છે. આ કામ આ વખતે અમે મનીષા પટેલને સોંપ્યું છે. મનીષા પટેલ એ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં CRC તરીકે કાર્યરત છે. એમને બહુ મોટો અનુભવ છે અને શાળાઓ સાથે સંકળાયેલા છે. અત્યારે તો અમારી 333 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ છે અને એના એ CRC છે. એટલે મને ખાતરી છે કે ગુરુવંદન અને છાત્ર અભિનંદનનું કાર્ય એ ચોક્કસ સુપેરે નિભાવી શકશે. ત્યારબાદ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીનો એક સબ્જેક્ટ અમને પ્રાંત દ્વારા મળ્યો છે. એનું કાર્ય અમે નીના દેસાઈને સોંપ્યું છે. એના ચેરપર્સન તરીકે નીના દેસાઈ સંભાળશે. સંપર્ક, સૌથી અગત્યની વાત. અત્યારે તો આપણા રાજ્યના સંપર્ક અધિકારી આપણી સાથે છે, એટલે એનો માર્ગદર્શન આપણે મેળવતા રહીશું. આના ચેરમેન તરીકે અમે પ્રવીણ વોરાને નિમ્યા છે. પ્રવીણ વોરા એક ઉદ્યોગપતિ છે અને અમને ખૂબ મોટા સંપર્ક છે. મને ખાતરી છે કે અમે અત્યારે આ છેલ્લા 3 દિવસમાં 30 સભ્યોની જમાવટ કરી અને અત્યારે 60ની આસપાસ આંકડો પહોંચી ગયો છે. પણ મને ખાતરી છે કે હવે પછી અમારું ટાર્ગેટ, અમે ટાર્ગેટ નથી માનતા, પરંતુ તમને વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે આ 60ના 75 થતા તો વાર ન લાગશે અને એનું કામ પ્રવીણ વોરા સુપેરે નિભાવશે એની મને ખાતરી છે. એક વ્યક્તિ એવી વ્યક્તિ છે જે ગીતાબેન સાથે ખૂબ સરસ કામ કરી રહી છે અને ભાવના મુકાતીવાળા, એક સેવાનું લક્ષ્ય લઈને કામ કરતી વ્યક્તિને અમે સહયોગનું કામ સોંપ્યું છે. આમ સામાન્ય રીતે આપણે માનીએ છીએ કે સહયોગ એટલે શું? કોઈ વ્યક્તિને પગભર કરવું એ મોટામાં મોટો સહયોગ છે. અમે આશા રાખીએ કે કોઈ સીવણના ક્લાસીસ ચલાવીને ભરત ગૂંથણ શીખવાનું કામ કરીએ અથવા તો સીવણના સંચા આપીને પણ આપણે કામ કરીએ તો એ કામ આપણે ભાવના મુકાતીને સોંપવાના છીએ એના ચેરપર્સન તરીકે. મિત્રો ગુજરાતીમાં બહુ સરસ પંક્તિ છે, છોને હું ન કનક દેવડું કોડિયું માટીનું થઈ. કનક એટલે સોનાનું. છોને હું ન કનક દેવડું કોડિયું માટીનું થઈ, ઉજવાળું કોઈ ગરીબ ગૃહનું તો એ મારે ઘણું. એમ આપણે સોનાનો દીવડો નથી બનવું, આપણે માટીનો દીવડો બી બનીને પ્રકાશ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એ જ ભારત વિકાસ પરિષદનો ધ્યેય છે અને એ જ દિશામાં આપણે આગળ ચાલીશું. બે યુવાન મિત્રો જેને અમે એક કામગીરી સોંપી છે, જે 8ના નામમાં એનું નામ ઉચ્ચારણ ન થયું એટલે હું અહીં રજા લઉં છું આપની સમક્ષ કહેવાનું. પબ્લિક રિલેશનનું કામ એ વિનય કેજરીવાલ કરશે. વિનય કેજરીવાલ પણ યુથ
થમગમતા યુવાન છે અને ચોક્કસ એ દિશામાં કામ કરશે. અને યુવા સંયોજક તરીકે પદ્યુબેન જરીવાળા ચોક્કસ કાઢશે. આ બંને મિત્રો એબીવીપીમાં બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત આયુષબેન સબરવાલ અને સંધ્યા રાઠોડનો પણ સહયોગ આપણને આ કારોબારીમાં પ્રાપ્ત થવાનો છે. આ તમામને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આશા રાખું છું આપણે સાથે મળીને આ વહાણને આગળ લઈ જવાનું છે અને તમારા સહયોગથી જ આપણે આ કાર્ય કરી શકીશું. મિત્રો, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी बात की है आत्मनिर्भर भारत की. आत्मनिर्भर भारत सबसे बड़ी बात है, इस समय की सबसे जरूरी बात है और उसको हमें साकार करने के लिए हमें देसी स्वदेशी चीज वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हमने जब उत्पादन करते हैं तो उसमें स्वदेशी रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल उपयोग करें, तब जाके हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे. मैं तो मानता हूं कि हम खुद आत्मनिर्भर बने. एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तो समाज आत्मनिर्भर बनेगा, समाज आत्मनिर्भर बनेगा तो शहर आत्मनिर्भर बनेगा, शहर आत्मनिर्भर बनेगा तो राज्य आत्मनिर्भर बनेगा, राज्य आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा. तो इसी लेडर में हमें आगे जाना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए भी हम भारत विकास परिषद इसमें काम करेंगे. मेरे मित्रों, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस समारोह में हमारे बीच राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद सुरेश जी जैन मौजूद है. सुरेश जी से मैं भी ये दावा कर सकता हूं कि कम से कम 25 साल 20 साल का हमें जान पहचान है. मैं उनको जानता हूं, वो भी थोड़ी बात मेरे बारे में जानते हैं. तो इसके जो विचार है बहुत ही अद्भुत होते हैं. वो तो राष्ट्रीय मंत्री है, तो उससे हमें बहुत कुछ जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है. वो ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो हमें यही सीख लेके आगे बढ़ना है. और सूरज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय भारत विकास परिषद और प्रांत विकास परिषद जो भी इस कार्यक्रम तय करेगी वो ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए हम जरूर काम करेंगे. मित्रों, एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन सबसे बड़ी चीज होती है. कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, इट्स जस्ट लाइक अ टाइपराइटर. टाइपराइटर में सब की अच्छी तरह से चलती हो ना, तो वो टाइपराइटर अच्छा मैसेज दे सकता है. लेकिन एक भी की लूज हो ना, तो वो टाइपराइटर अच्छा मैसेज नहीं दे सकता. मैं मानता हूं कि हमारे सदस्य इस संगठन में भारत विकास परिषद के जो भी सदस्य है और बनेंगे, सभी अपने आप को इस संस्था से जुड़े, एक्टिव बनाए, तब जाके हम अच्छा संदेश शहर को और समाज को दे सकेंगे. फिर से मैं इस प्रोग्राम में मुझे प्रमुख का कमी जिम्मेदारी दी, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार मानता हूं. और सविशेष सुरेश सेन जी का मैं अभिनंदन करता हूं. और आपने हमारी ये इन्विटेशन स्वीकारी और इस कार्यक्रम में मौजूद है, इसलिए आपका स्वागत करता हूं. अशोक कुलकर जी का भी स्वागत करता हूं और प्रकाश जी का भी स्वागत करता हूं. और मैं फिर से मेरे अजीज दोस्त प्रेम शारदा को बहुत 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 अभिनंदन करता हूं कि 4 साल में आपने जो काम किया है वो अद्भुत है. मेरा काम आपने बहुत सारा किया है, लेकिन आपके गाइडेंस से भी हम आगे बढ़ेंगे. इसी उम्मीद के साथ आप सर्व का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार. जय जय गरवी गुजरात, जय भारत, भारत माता की जय. થેન્ક યુ રૂપિન ભાઈ. મેં સાચું કહ્યું હતું ને કે સીટ બેલ્ટ બાંધી લો, કારણ કે બાંધવા જેવો જ હતો. એમણે એટલા ચતુરાઈ પૂર્વક બધાને સરસ મજાના એક ગાંઠે એક તાતણે બાંધી પણ દીધા અને જવાબદારીઓની વહેંચણી પણ કરી દીધી. આવા ચતુર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વ્યવસાયી એવા રૂપિનભાઈ પચ્ચીકર આપણા નવા અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજ્યા. સૌ પ્રથમ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આપણે સૌ સાથે મળીને આ કાર્ય કરશું જ, એ ચોક્કસ.
હવે ખાસ એક વાત કરવી છે, सीट बेल्ट खोलता नहीं, कारण के मुख्य वक्ता हजू बाकी है। खलील जिब्रान ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर एक महापुरुष के दो हृदय होते हैं, एक में से रक्त बहता है और दूसरे में से स्नेह। ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे भारत विकास परिषद के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जी जैन मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे सामने अभी हाजिर होंगे। मैं उनको बहुत आदर से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री सुरेश जी जैन। धन्यवाद गीता बहन। आज एक शाखा की पूरी प्रक्रिया उपस्थित होकर के बड़ा आनंद हुआ, और इस आनंद में सबसे ज्यादा योगदान गीता बहन का है। हर मौके पर हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति का को संबोधित करते हुए आपने जो एक बहुत ही श्रेष्ठ टैलेंट का परिचय दिया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे यहाँ आज सभी हमारे अधिकारी, अशोक जी रीजन के अधिकारी हैं, प्रकाश जी, आदरणीय शारदा जी। शारदा जी मेरे गुरु हैं, वो मुझे बहुत आदर देते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है शारदा जी से। आज मन बड़ा भावुक है। हमारे दो बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता 50 साल की आयु के, वो अभी अभी आध घंटे, आपने देखा होगा कि मैं फोन पर बड़ा बिजी हूँ, मैं फोन नहीं सुनता हूँ ऐसे कार्यकर्ता हैं, लेकिन दो कार्यकर्ता आज हमारे चले गए, अभी चले गए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एक प्रांत के अध्यक्ष बनने वाले थे, और एक कार्यकर्ता। परंतु शारदा जी आज हैं, आज मेरे मन में पुरानी यादें सब उमड़ रही हैं। मैं संगठन की बात करते हुए 5 मिनट ज्यादा लूंगा। मैं एक बार प्रचारक जीवन से वापिस लौटने का मन में सोचा, और बहुत दुखी मन से, एकदम हृदय जिसको कहते हैं बहुत अत्यंत पीड़ित होकर के मैं सूरत में आया, और सूरत में शारदा जी के घर गया। प्रेम जी ने बिल्कुल छोटे बालक की तरह से, बेटे की तरह से मुझे 5-6 दिन साथ रखा, और बाद में मुझे नासिक, वो जो वहां पर रहती है, क्या नाम, प्रेम जी को मालूम है उसका, डांग से सापुतारा से होते हुए हम वहां गए। रास्ते भर मन को इधर उधर बहलाते हुए एक 8-10 दिन में उन्होंने मुझे इस तरह से वो कर दिया कि मैं उस सारी पीड़ा को भुला करके वापस दिल्ली आकर के फिर अपने काम में लगा। ये उनकी कला है। ये संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की कला रहती थी, लेकिन वो कला मैंने आदरणीय प्रेम शारदा जी के व्यक्तित्व में भी देखी। स्वयं काम करते हैं। पूजनीय सुदर्शन जी उनके घर पर आए अनेकों बार। मुरली मनोहर जोशी जी के बहुत निकट थे वो, और निरपेक्ष भाव से काम करते रहना, ये उनका एक सहज गुण है। प्रेम जी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, हमें भी उनके उसमें वो लग रहा है कि प्रेम जी का सारी सब बातों की जो उनकी देन है, उससे उऋण कैसे हो सकते हैं, क्या हम उनके लिए क्या, कैसे, उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि हम प्रेम जी के लिए क्या करेंगे। इसलिए प्रेम जी आज यहाँ से, आपकी शाखा से विदा होकर के मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा कि उनको प्रांत में या क्षेत्र में और कोई अच्छा दायित्व दे करके वो हमारे पैटर्न बन सकते हैं। जरूर साहब, जरूर साहब।
तो ऐसा उनके व्यक्तित्व का लाभ पूरे गुजरात को और पूरे उसको होना चाहिए, ऐसा सोचिए। रुपिन भाई आज अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छी बात है। रुपिन भाई को मैं पिछले 25-30 साल से जानता हूं। वो लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब दीनू भाई के साथ वो कौन सी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में काम करते थे, शिक्षा सोसाइटी में, एजुकेशन सोसाइटी, हैं? सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, उस समय से मेरा उनसे बहुत निकट का संपर्क संबंध रहा। उनका व्यक्तित्व एक नेतृत्ववान है। बहुत बार प्रयास किया, बहुत प्रयास किया मैंने, शायद असफल कभी हुआ नहीं मैं, लेकिन भाग्य से रुपिन भाई का जो स्थान, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, उस तरह का उनको जो मान सम्मान और उस तरह का जो दायित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। परंतु भारत विकास परिषद में आने के बाद रुपिन भाई एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और आज भारत विकास परिषद की सूरत शाखा का जो दायित्व अध्यक्ष के नाते उन्होंने लिया है। शायद भगवान को ये मंजूर होगा कि हम भारत विकास परिषद का, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, एक तरह से आपने मुझे ये दायित्व दिया है इंजन का कि आगे चलना, तो इसी में शायद रुपिन भाई को उनके जीवन भर की जो कमियां हैं वो शायद पूर्ति हो सके, ऐसा मुझे लगता है। सभी कार्यकर्ता आज उपस्थित हैं सूरत शाखा के। जब शाखा प्रारंभ हुई तो अशोक भाई के साथ मैं भी आया था, और सूरत की शाखा को मैं अपनी शाखा मानता हूँ। हम यहाँ रह करके और अच्छे से काम करते जा रहे हैं। इतनी अपेक्षा मुझे भी नहीं थी कि सूरत की शाखा इतना अच्छा स्वरूप बनाएगी और इतनी अच्छी तरह से काम करेगी। बहुत सही बात है, सही बात है। लेकिन सबकी मेहनत, सबके सामूहिक प्रयास से हम जब क्षेत्र में अजीत भाई और बाकी सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे, तो तब हम ये विचार करते थे, सूरत शाखा के बारे में भी विचार करते थे। तो अभी सूरत शाखा का स्वरूप देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक पौधा लगा करके मैं भूल गया था उसको, उसकी परवरिश करना, उसको पानी खाद देना, ये मेरी कमी थी, वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद सब कार्यकर्ताओं ने उस शाखा को आज एक अच्छा पौधा, एक अच्छा पेड़ बना करके खड़ा किया है, और उसकी रखवाली का काम रुपिन भाई को है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शाखा आगे बढ़ेगी। कुछ बातें संगठन के रूप में आपके सामने बोलूंगा, फिर आज की परिस्थितियों में अपने लिए क्या करणीय है, कैसे है, वो 2-4 मिनट बोलूंगा। 3 बातें हैं रुपिन भाई, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। कम टुगेदर, थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर। रेगुलरली अपने जो कार्यकर्ताओं को आपने काम दिया है, इन सबको इकट्ठा बुलाते रहिए। आप सप्ताह में बुलाइए, 15 दिन में बुलाइए, महीने में बुलाइए, इकट्ठे बैठ करके इकट्ठे बुलाइए, इकट्ठे बुला करके इकट्ठा सोचिए। सूरत और सूरत के आसपास के क्षेत्र में क्या क्या करणीय है, ये मैं दिल्ली में बैठ करके विचार नहीं कर सकता। मैं सूरत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत घुमा हूँ सूरत में, लेकिन तो भी मैं नहीं बता सकता कि वहां क्या करणीय है, समय समय पर कौन कौन सी बातें करनी है, वहां कौन से स्थायी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन सी अच्छी बातें चालना के रूप में चला सकते हैं। सूरत एक बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं सूरत में। कोई भी किसी भी प्रकार का काम सूरत में किया जा सकता है, लेकिन आप मिलके इकट्ठे बैठिए, इकट्ठे सोचिए, और फिर उस पर पूरा इकट्ठे मिलकर के पूरी एनर्जी से काम करिए। हमारे एक पुराने प्रोफेसर, वो संत भी थे और प्रोफेसर, फिलोसफी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर धर्मेंद्र, वो कहा करते अगर जीवन में सफल होना है तो 4 बातें अपने जीवन में, पारिवारिक बात है, काम है, या सामाजिक काम है, वो अपने साथ रखो।
पहला है स्पिरिचुअलाइज योर मिशन, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेसु कदाचन। काम करना है, भगवान के प्रति समर्पित करते जाओ। जो भी मिशन लेना है, आज भारत विकास परिषद का भी एक मिशन है। क्यों बने हम भारत विकास परिषद? क्या है? कुछ नहीं है। हर है तो सब कुछ है, काम करेंगे तो सब कुछ है। हम समाज की किन्हीं दो लोगों की आंखों के आंसू अगर पोंछ पाते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। और हम कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी बने रहेंगे, कितना भी बड़ा बने रहेंगे, और हमने किसी दुखी के दुख को नहीं हरा है, किसी के दुख को दूर नहीं किया है, तो हम कुछ नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलाइज योर मिशन, आपका मिशन क्या है, उस मिशन के बारे में विचार करना और उसको भगवान के हवाले, प्रभु ये काम में आगे बढ़ रहा हूं, जो कुछ तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा, करूंगा, उसका श्रेय तुमको है, ऐसा भगवान के समर्पित करते रहना। दूसरा है विजुअलाइज, अपने उस मिशन को विजुअलाइज कर लीजिए पूरी तरह। भारत विकास परिषद की सूरत शाखा क्या करेगी, ये विजन बना लीजिए। आपने कोई छोटा हॉस्पिटल बनाना है, आपने कोई डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना है, आपने कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाना है, आपने कोई स्कूल बनाना है, आपने वहां के डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो बिल्कुल कैटेगरी नीचे की कैटेगरी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या करना है, इसका विजुअलाइज कर लीजिए। हमने सूरत में भारत विकास परिषद को किस रूप में एस्टेब्लिश करना है। कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, कोई सामाजिक बुराई है, कोई सामाजिक समस्याएं हैं, इन सब के निवारण के लिए हमको क्या क्या करना है, किस प्रकार से अभियान लेना है, किस प्रकार के कार्यक्रम करना है। वी आर द प्रोग्राम परफॉर्मर्स। भारत विकास परिषद यह कार्यक्रमों पर आधारित रहता है। वो कार्यक्रम किस प्रकार के करने हैं, हमने अपने परिवार प्रबोधन के लिए बहन को दिया है, काम दिया है, गीता बहन को दिया है। गीता बहन को क्या करना है, किस प्रकार से परिवारों को अच्छा हैप्पी फैमिली कैसे बनाना है, आप प्रोस्पेरस बन सकते हैं। सूरत एक बंबई के बाद से इकोनॉमिक कैपिटल है, धनिक है, वहां अरबों अरबों खरबोपति लोग हैं, लेकिन खुशहाल परिवार बनाना है, हमको हैप्पी फैमिली बनाना है। वो हैप्पी फैमिली बनाने का काम भारत विकास परिषद का है। संस्कारित परिवार बनाना है, कैसे संस्कारित परिवार बनाना है, ऐसे अपने विजन को, अपने मिशन को विजुअलाइज कर लीजिए। सेकंड बात है विजुअलाइज योर मिशन। थर्ड चीज है, जब विजन ठीक क्लियर हो जाता है तो उसको हाउ टू अचीव, कार्य पद्धति है हमारी। भारत विकास परिषद की एक कार्य पद्धति है, फार्मुलाइज योर मिशन। विजुअलाइज किया, फिर फार्मुलाइज योर मिशन। अपने मिशन को फार्मुलाइज करिए, हमको कैसे सफलतापूर्वक ये काम करना है। आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हाउ यू विल अचीव द थिंग्स, कैसे आपने उस मिशन को अचीव करना है। उस मिशन को अचीव करने के लिए आपने किस प्रकार से और अपने उसको फार्मूला कैसे कैसे का, सब कार्यकर्ताओं को काम बांट करके, सबका सहयोग लेकर के, सबके टैलेंट का उपयोग करते हुए। हमारी माताएं बहनें इतनी टैलेंटेड हैं पूरे देश में, अलग अलग प्रांत की। और गुजरात की महिलाएं तो एकदम सारू जिसको कहते हैं, एकदम टैलेंटेड हैं। उनके टैलेंट को, समाज को एक बिल्कुल श्रेष्ठ कोटि का समाज बनाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब सोचिए, ये आपका विजन है, आपको करना है। इसलिए फॉर्मुलाइज योर मिशन। थर्ड है एक्चुअलाइज योर मिशन। फोर्थ हो गया एक्चुअलाइज योर मिशन। उस मिशन को जब आपका फॉर्मुलाइज भी हो गया है, विजुअलाइज भी हो गया है, भगवान को भी समर्पित कर दिया है, पूरी ताकत लगाइए उसमें, पूरा आप करिए। आपका भूल जाइए आप सारे आपके जो भी फेलियर रही हैं, आपको फिर से सफलता लेनी है तो आप पूरी ताकत लगा करके एक्चुअलाइज करिए, इसको पूरा करिए, तो यशस्विता आपके कदम चूमेगी। हर व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, हर व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा। नरेंद्र भाई एक सामान्य व्यक्ति से आज दुनिया के इतने श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बने, आप देखिए उनका। आप हम तो साथ रहे हैं उनके, वी नो, एक एक स्टेप पे हमको मालूम है वो आगे कैसे बढ़े हैं।
मैंने वो स्थितियां देखी है नरेंद्र भाई की, जब नरेंद्र भाई कमरे में अकेले बैठ करके आंखों में अविरल धारा बहती थी। उन सारी चीजों से निकल करके नरेंद्र भाई एक एक स्टेप आगे बढ़ गए तो आज दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए। भारत विकास परिषद को इस प्रकार से अपना विजन बना करके एक अच्छा काम सूरत में करना है। आप कोई स्थायी प्रोजेक्ट बनाइए, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। कोरोना का टाइम है, आप सोचिए आप 100 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर कैसे बना सकते हैं। उसमें डॉक्टर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैसे आप उनको एक बहुत सुंदर, जिसकी चर्चा सब जगह होनी चाहिए, इस प्रकार का एक आइसोलेशन सेंटर कैसे बन सकते हैं। आपको कौन सा भवन ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कहीं धर्मशाला ले सकते हैं, कहीं किसी कॉलेज की बिल्डिंग ले सकते हैं, किसी स्कूल की बिल्डिंग ले सकते हैं। आप ऐसा स्थान लेकर के आप सरकार से प्रयास करिए। आप कोई भूखंड लीजिए, उस भूखंड में आप कोई डायग्नोस्टिक सेंटर बनाइए, लैब बनाइए, कोई छोटा हॉस्पिटल बनाइए। कोटा में हॉस्पिटल है हमारा, 250 बेड का हॉस्पिटल है, कितना सेवा कर रहा है। अभी सूरत को एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उसके लिए एक 8, 10, 12 एकड़ जमीन सरकार से लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो मुश्किल नहीं है। इसलिए ऐसे कुछ विजन इस साल में हम कुछ न कुछ एक ऐसा अच्छा काम करेंगे जिसके कारण से सूरत की जितनी ख्याति है देश भर में, वो ख्याति सार्थक हो। और भारत विकास परिषद, सूरत का भारत विकास परिषद, यह है देश में एक अन्य प्रकार का है, श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार का काम हम यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार का एक विजन आप सोचिए, एक विचार आप सोचिए, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। रुपिन भाई ने कहा सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। स्वस्थ कब रहेंगे? जब सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। आप परिवार में कोई कष्ट हो गया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। 100% आप डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और एनीबॉडी एल्स। आप अपने आप को कोरोनाइज कर लिया, आप बिल्कुल एकदम से लॉकडाउन कर लीजिए अपने आप को, और फिर अपने परिवार को लॉकडाउन। ये ऐसी बीमारी है, मैंने बताया अभी आध घंटा पहले अभी आ रहे हैं न्यूज आ रहे हैं, अभी 50 साल के एकदम टैलेंटेड कार्यकर्ता चले गए, सोच नहीं सकते हैं। आप अपने आप को लॉकडाउन करिए, दुनिया को कुछ करे, घूमने दीजिए, किसको कहां घूम रहे, अपने घर में लॉकडाउन कर लीजिए। कोई बाहर से सब्जी मंगवानी है, आटा मंगाना है, सामान मंगाना है, बाहर दरवाजे के बाहर रखवा दीजिए, उसको सैनिटाइज करिए, फिर घर के अंदर ले जाइए। कोई रिस्क मत लीजिए। फिर परिवार को ठीक रखिए, बच्चों को सावधान रखिए, बच्चों को अलग अलग कमरों में रखिए, आप अलग रहिए, बच्चों को अलग रखिए, पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए, लेकिन इनएक्टिव मत होइए। सुरक्षित रहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि सो जाइए, बैठ के रोते रहिए, आप डिप्रेस हो जाइए, आप निराश हो जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नो, कम से कम 100 फोन, 100 फोन डेली। हम हर एक कार्यकर्ता, शाखा का हर एक कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने संपर्क के लोगों को कम से कम प्रत्येक सदस्य 100 फोन करे रोज, और समाज में जागरूकता लाने के लिए, उत्साहित करने के लिए। इस बीमारी में भी हम सक्रिय हैं, इस बीमारी में भी हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ऐसा लगना चाहिए। कहीं भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं हम। एक भी कार्यकर्ता हमारा ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसको घर में ये लगे कि मैं अकेला हूं, मेरा कौन है। इसलिए पूरी शाखा इस समय इनएक्टिव होने की बजाय एक्टिव होइए। 1 लाख लोगों को हमने कम्युनिकेशन में रखा है। हर एक मेंबर ग्रुप बना दिए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट हर शाखा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करेगा, ब्रांच का शाखा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपने हर एक सदस्य से बात करेगा, और इस प्रकार आपस में हम एक कम्युनिकेशन करते हुए समाज को कम्युनिकेट करेंगे।
निष्क्रिय नहीं होना, निराश नहीं होना। इन सारी पीड़ाओं को सह करके अभी उस पीड़ा को एहसास करने का समय नहीं है। अभी उस पीड़ा को एक के बाद एक पीड़ा होते हुए भी अगले को कैसे बचाना, अगले को कैसे बचाना, समाज को कैसे बचाना, समाज में किस प्रकार से एक उत्साह का भाव निर्माण करना। नो डिप्रेशन, ये मृत्यु डिप्रेशन से हो रही है, ये मृत्यु अकेलेपन से हो रही है, ये मृत्यु निराशा से हो रही है। तो हम कैसे उत्साह निर्माण कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं? नो नेगेटिविटी। कोई नेगेटिव बात करे, चलो यार छोड़ो, तुम अभी नहीं समझोगे, उसको उत्साहित करना, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी लाना, सहयोग से पॉजिटिविटी लाना, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमारे आसपास हमारी माताएं बहनें सब घर में 10 पैकेट, कम से कम 10 पैकेट बनाना रोज। वो 10 पैकेट किसी भूखे को खिलाना। इस समय कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारी शाखा के सदस्य बार बार अलग इधर से आप फेसबुक में डालिए, आप सोशल मीडिया में डालिए कि कोई भूखा हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो, किसी के सामने किसी को बात आ रही हो, अपने सर्कल के, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वाले क्लाइंट्स को, सबको कहिए कि सूरत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। एक मूवमेंट चलाइए और उसके लिए आप पहले से 10 पैकेट बना के रखिए। और किसको दिए जा सकते हैं आप देखिए, किसको, अपने को सुरक्षित रखते हुए कैसे देना, किस तरह से देना, ये प्रयास करना। अपने को सुरक्षित रख करके, अपने को अंदर रख करके हम किस प्रकार से किसी को फोन करके कहा भाई हाँ हमारे यहाँ 10 पैकेट रखें, ले जाओ यार। कई संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भोजन बढ़ा लेते हैं और वो खुद दे करके आते हैं, उनके वर्कर्स दे के आते हैं। आपको फोन आया कि इस घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। हमारी रेडी लगाता था, हमारे कार्यालय के बाहर एक प्रेस वाला बैठता था, बेचारा का 15 दिन से 20 दिन से एक भी कपड़ा नहीं हो रहा है, कुछ भी आमदनी का सोर्स नहीं है। हमने कल 40 किलो 50 किलो चावल दे दिया उसको, दाल दे दी। जब भाई कम से कम खाना तो खाओ आप सोचिए ये बात। जब हम देखेंगे, सोचेंगे, अंतरंग मन से जब ढूंढेंगे तो हमको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। तीसरा है, इस समय किसी को भी कैसे हेल्प करना है। आपने जैसे कहा सूची बनानी है, प्लाज्मा की सूची बनानी है, कौन कौन पेशेंट बन के आए उनकी प्लाज्मा की सूची बनाइए। हम उनको बोलेंगे वो सूची बना करके आप बताइए भाई, आप कन्वे करिए, तुरंत हम दे सकते हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं। कोई बहनें हैं, कोई बेरोजगार हो गई हैं, हम 10, 20, 50 सिलाई की मशीनें ऐसे दे सकते हैं क्या, चलो भाई तुम ये अपने रोजी रोटी कमाओ इसमें से। और कुछ नहीं तो मास्क बनाओ, मास्क खरीदेंगे हम, मास्क बांट देंगे, बंटवा देंगे। आप कुछ छोटी छोटी चीजें बनाओ जो उपयोगी हो सकती हैं। पीपी किट बनाओ, हम वो हॉस्पिटल्स को देंगे। आप एक मशीन देके उसको कुछ थोड़ा सा पैसा या कुछ सामान, कपड़ा देकर के उससे कुछ काम रोजगार दे दीजिए, वो अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। कैसे हम किसी के सहारा बन करके उसके जीवन में एक थोड़ा सा सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं, तो भारत विकास परिषद धन्य हुआ। सूरत में गरीब लोग भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, डिप्लॉयड पीपल जिसको कहते हैं वो हैं। उनको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, उनको हम कैसे इस आपातकाल में, इस संकट की घड़ी में हम कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, ऐसा हमको सोचना चाहिए। घर में बोरियत नहीं होना। हमने लॉकडाउन कर लिया, हम सामूहिक, हमारे बच्चे, मान लो 50 सदस्य हैं हमारे, 50 परिवारों में, हमारे कुछ रिश्तेदारियों में, हमारे परिवारों में, अलग अलग परिवारों में बच्चे हैं। उन बच्चों को घर में रख करके बोर हो जाएंगे, बच्चे भागेंगे बाहर, इधर उधर जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। इतने भयंकर संकट है ये, बच्चे इस संकट को झेल नहीं पाएंगे। आप उनको कोई मूर्ति बनवाइए, कोई पेंटिंग बनवाइए, कोई एसे लिखवाइए, कोई मोनो एक्टिंग करवाइए। आप उन बच्चों के टैलेंट को विकसित, सबका वीडियो बनाइए, वीडियो एक दूसरे को दिखाइए। उसमें से जो प्रथम आए बच्चा, उसको फर्स्ट एक का, इसी पर वीडियो पर ही
आप पुरस्कार दे दीजिए उसको। बच्चों में एक उत्साह निर्माण करने के लिए, महिलाओं में एक उत्साह, आप खाना बनाइए। हमारे यहाँ कई जगह दिल्ली में, बम्बई में क्या किया उन्होंने, पिकनिक मनाई कोरोना के टाइम में। कैसे बनाई, सबने अपना कार्यक्रम किया, गीत किया, अंताक्षरी की, बाद में भोजन ठीक 12 बजे भोजन करेंगे, सबने अपने अपने घर में भोजन बनाया, 12 बजे बना के टेबल पर रख लिया और एक दूसरे को दिखाते हुए क्या बनाया है वो खा रहे हैं, अपने अपने घर में खा रहे हैं सब, लेकिन सामूहिक खा रहे हैं, सभी सामूहिक बातचीत कर रहे हैं। ये उत्साह देना है, नई नई चीजें निकालिए। हमारी माताएं बहनें बहुत टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट को विकसित करिए। रंगोली बनवाइए, उस रंगोली की प्रतियोगिता करिए, उनका कोई गारमेंट, कोई खिलौना, कोई हैंडीक्राफ्ट का चीज बनवाइए। धीरे धीरे करके उनको उत्साह मिले, वो निराश नहीं हो, उदास नहीं हो, लोनलीनेस नहीं उनका लगे, उनका काम। ये हमारा संस्कार का कार्यक्रम है। इस समय हम संस्कार, पिछली बार रामायण पर प्रतियोगिता करवाई हमने, इतना पूरे देश में सराहा गया। आप एकल गीत प्रतियोगिता करवाइए, बहुत लोगों ने सराहा। लेकिन कुछ न कुछ आप करवाते रहिए, आप एक्टिव रखिए। लॉकडाउन होने का मतलब निराश नहीं, खाली बैठ के चलो भाई अरे करना है कुछ नहीं है अब तो चलो लॉकडाउन हो गया, हमने सबने लॉकडाउन कर लिया ना। आप करिए, कुछ करते रहिए, संस्कार का करिए, सेवा का करिए। ऐसे हमारी शाखा इस समय प्रत्येक सदस्य हमारा किसी न किसी रूप में एक्टिव है। हम आपस में मिले हैं, फोन पर बात होती है, वीडियो उस पर मिल लेते हैं। ऐसा करते जाइए, ये संकट की घड़ी निकल जाएगी। एक सकारात्मक विचार से सबको लगना चाहिए, अरे भारत विकास परिषद के लोग बहुत सक्रिय थे, हमको फोन आया, हमको फोन आया, हमको फोन आया, हमको फोन आया, ऐसा सारे चारों तरफ दिखना चाहिए। और जो भी जहां जिससे जो काम हो सकता है वो काम सबसे लेना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमने केंद्रीय कार्यालय में, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है केंद्रीय कार्यालय में इस समय, हमने 1 ट्रक चावल मंगवाया और दाल मंगाई। जगह जगह से फोन करके कहा कि 10 लोगों के नाम की सूची भेजो जिनके घर में कोई नहीं है, भोजन नहीं है, अनाज नहीं है, उनकी 10 की सूची आई। एक व्यक्ति को बुलाया, 50 किलो आटा और 20 किलो दाल उनको दे दिया, अपने अपने उसमें बांट के आओ। उन 10 लोगों को 5-5 किलो आटा देकर वो राइस दे के आओ। आई विल नॉट गो, मैं नीचे नहीं जाता हूं, मैं ऊपर रहता हूं। लेकिन सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ पर सब लोग आते हैं, एक बोरी 50 किलो का एक बैग लेके जाते हैं और 10 लोगों को 5-5 किलो देते हैं। ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, रास्ता निकालना, हमने मिलकर रास्ता निकालना है, मिलकर सोच के विचार करना है। कोरोना को डिफीट करना है, देश को इस भयंकर महामारी से बचाना है, मैक्सिमम लोगों को बचाना है। इस बार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी सावधानी हो गई, लोगों से भी होगी, थोड़ा बहुत सरकार से भी होगी, और उसका परिणाम हुआ हजारों लोग चले गए, बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग चले गए। अभी हमको सचेत होना है, सक्रिय होना है, और सचेत सक्रिय होकर के स्वयं को सुरक्षित रखते हुए समाज को सुरक्षित रखना है। ऐसा एक नियम, स्वयं सोचना, सामूहिक विचार करना, सामूहिक विचार करते हुए इस काम को आगे बढ़ाना। मुझे लगता है कि सूरत शाखा ये ठीक से कर पाएगी, अच्छे से कर पाएगी। कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में कोई स्थान मिलता है, एक 50-100 बेड का अगर एक आइसोलेशन सेंटर बनता है जिसमें हम ऑक्सीजन के, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्रिएटर कंटेनर, ये कैसे उनको रख सकते हैं, वेंटिलेटर 2-4-5 वहां रख सकते हैं। कोई डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर हमको समय दे, डॉक्टर की टीम हो, 2-4-5 नर्सें मिल जाए, कहीं कॉलेज में नर्सेज मिल सकती हैं, कोई ऐसे डॉक्टर मिल सकते हैं, उनको लेकर के एक अच्छा सुंदर आइसोलेशन सेंटर बनाइए और उसमें इस तरह के कोई भी व्यक्ति आता है तो ये अच्छा एक प्रयोग होगा। भारत विकास परिषद की इन सारी बातों की जैसी जैसी आवश्यकताएं, जहां कमी वहां हम उसकी पूर्ति करें। इस तरह का काम भारत विकास परिषद करे। मैं विश्वास रखता हूं कि भारत विकास सूरत की शाखा सक्षम है और अधिक सक्षम है। अभी सभी कार्यकर्ता संघ के कुछ लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं, अपने अन्य संघ परिवार के लोगों से संपर्क कर सकते हैं।
मिलजुल करके एक अच्छा प्रयास सूरत में होना चाहिए जिसकी चर्चा पूरे देश में हो सके। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। इतना ही कह करके मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये टीम यशस्वी हो और गुजरात में एक अच्छा नाम आगे बढ़ाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आपके बारे में शुभेच्छा देता हूँ। खूब खूब शुभेच्छा। पंछी भाई आप बहुत, रुपिन भाई आप सारी टीम को लेकर के अच्छे से चलें और गीता बहन ने बहुत बढ़िया से संचालित किया, बहुत अच्छे से संचालित किया और गीता बहन अच्छी कार्यकर्ती है, इनको और अच्छी दायित्व मिलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा अशोक जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको ध्यान भी है ये, तो अब ऐसा करते हुए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। सुरेश जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें स्वस्थ, समृद्ध और सलामत सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना जैसा है और उसमें से हम क्या कर सकते हैं ये जानने के बाद हम राष्ट्र को जो जरूरत है वो काम करने के लिए प्रेरित किया है। और हम मानते हैं कि हमारे साथ तो वीर नर्मद, साउथ गुजरात वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है और पूर्व वाइस चांसलर भी है। तो हम एक अच्छी वहां जगह देख के, उन्होंने जो कहा वैसे कोविड के लिए कुछ हॉस्पिटल जैसा अगर बनाने की सोचे तो शायद वो भी हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। अब मैं अपने नए अध्यक्ष श्री रुपिन पच्चीगर जी से कहूंगी कि अगर उनको कुछ अपनी मंजूरी से कोई कार्य करने हो। थैंक यू विद्याबेन। कोई मंजूरी से कार्य की तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सुरेश जी को अपने मदद के बदल बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सुरेश जी कि आपके विचार जो आपने रखे हैं बहुत ही अच्छे विचार हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके हर विचार को हम आकार दें, आपके हर शब्द को हम रास्ता देंगे और जितना भी हो सके भारत विकास परिषद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार और आपके साथ हम बात करते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुपिन भाई। और अब महिला शक्ति आ रही है। जब आधा राष्ट्र महिला ही है तो मैं मानती हूँ कि मैं दुर्गा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ और मैं ही राष्ट्र हूँ। ऐसे महिलाओं की प्रतिनिधित्व करनार हमारी महिला संयोजिका रंजनाबेन पटेल आ रही है आभार विधि के लिए। रंजनाबेन पटेल। नमस्कार। भारत विकास परिषद સુરત મેઇન શાખાના આજના એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ગુજરાત મધ્ય પ્રાંતના સંપર્ક અધિકારી શ્રી અશોક કુલકર્ણીજી અને કીનોટ સ્પીચ આપનાર મુખ્ય અતિથિ શ્રી સુરેશભાઈ જૈન, આપ સર્વ ઉપસ્થિત રહી हमने जो मार्गदर्शन पूरू पाड़ियो। सुरेश जी, मैं गुजरात की हूँ, गुजरात का मुझे बहुत गर्व है, इसीलिए मैं मातृभाषा का उपयोग ज्यादा करती हूँ। आपने जो स्पीच हमको दी है, जो कार्य करने का और जो समय के साथ चलने की जो बात बताई, उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे दरेक कार्य में जो हमारा संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण का जो ध्येय है वो हमारा अच्छी तरह से उसमें शामिल हो सके और हम आपकी जो इच्छा है उसमें खरे उतरे। और आज 2020 के जो हमारे प्रमुख थे, मैंने तो 1 साल ही सादा सर के साथ काम किया, मगर हमें बहुत जानने को मिला और इतना कुछ एक्सपीरियंस मिला जो कई सालों से नहीं मिला था। तो ये हमारे 2020 की जो हमारी बॉडी थी और नए साल की आज जो घोषित हुई, ये सब उपस्थित होद्देदारों અને સભ્યો
સર્વએ આ પોતાનો કિંમતી સમય આ અહીંયા આપીને આપણને ફરી લાઈવ રહેવા માટે, જાણે કે જિંદગી તો એક મુકામ પર ઠહેરી જાય છે, કંઈક સુરજજી જઈને કહ્યા એવા કોઈક અણધાર્યા કોઈ સમાચાર મળે ત્યારે, પણ પછી કેટલાક આવા આપણે સેવાભાવી વ્યક્તિઓ સાથે મળીને પાછા જેટલો સમય આપણી પાસે ભગવાને આપ્યો છે એટલો સમયનો પણ સદુપયોગ કરીએ અને એમાં પણ આપણે ભગવાનની જે મરજી છે એમાં ખરા ઉતરીએ. આપણને શા માટે ભેગા કર્યા છે, શા માટે આ જ કામ આપણને સોંપ્યું છે, એવું વિચારીએ ત્યારે થાય કે ના, આપણે પણ કંઈક એમની જે ભગવાને જે આપણને ભૂમિકા આપેલી છે એમાં ખરા અર્થમાં આપણે ભજવીને પાર ઉતરીએ. તો આજના એન્યુઅલ મીટિંગમાં સર્વ ઉપસ્થિત રહીને પોતાનો સમય આપ્યો અને નવા વર્ષના જે કામ માટે આપણે જે કંઈક મનથી શપથ લીધા છે અને મનથી આપણે એમાં જોડાયા છે એ બદલ સર્વનો હું ભારત વિકાસ પરિષદ વતી આભાર માનું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ રંજનાબેન. અત્યારના આપણે બધાનું મૌન પણ એમાં એનર્જી લઈ રહ્યા, જેવી રીતે આપણા રણજીતભાઈ ચૌધરી, દિલીપભાઈ ચશ્માવાલા કે પ્રકાશભાઈ કસવાલા, એ તમામના મૌન એ સિવાય પણ અન્ય જે છે એનો પણ આપણને એનર્જી મળી રહી છે. આપણે રાષ્ટ્રગીતનું સન્માન કરી શકીએ સારી રીતે, એ માટે આપણે રાષ્ટ્રગીત અહીંયા ગાતા નથી, પરંતુ મનથી આપણે સૌ સંકલ્પ કરી લઈએ कि हम सच्चाई और श्रद्धा से अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे तथा उसे प्रथम कक्षा की सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महासत्ता बनाने का अविरत कार्य करते रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. भारत विकास परिषद की तरफ से, सूरत मेन की तरफ से मैं आप सबका प्रणाम करके आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे प्रमुख की परमिशन से ये हमारा कार्यक्रम यहाँ समाप्त होने की घोषणा करूँ. प्रमुख श्री. यस, આપણે આ કાર્યક્રમ સમાપ્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન.